विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपनी ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने 34वां चैप्टर बायोलॉजी के अंदर कंप्लीट कर लिया था। आज हम आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर लेके आए हैं। अध्याय 29 और 30वां अध्याय हमने बीच में छोड़ दिया था, अब हम उसको कंप्लीट करेंगे। चूंकि डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर जुड़े हुए थे बाकी के चैप्टर, ये अलग से थे जिनको अब हम लेंगे। तो अध्याय 29 मानव में रासायनिक समन्वय, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन क्या होता है, इसको लेकर आए हैं। तो सबसे पहली बात तो आखिर केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन क्या है, मानव में रासायनिक समन्वय क्या होता है। सीधे शब्दों में मैं आपको ये कहूँ कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सब का नियंत्रण दो प्रकार से होता है। ठीक है, क्रिया हमारे शरीर के अंदर क्रियाओं का नियंत्रण दो प्रकार से होता है। एक होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा, ठीक है, जो कि मस्तिष्क कंट्रोल करता है। दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा, ठीक है, जिसमें आपके हार्मोन्स आते हैं। हार्मोन्स यानी जिसको हम केमिकल्स कहते हैं। तो दोनों ही हमारे शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जैसे प्रसव क्रिया है वो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा नियंत्रित होती है। तो मस्तिष्क भी यहाँ पर जो है शामिल है और अंतःस्रावी तंत्र भी, यानी जिसमें हार्मोन्स आते हैं विभिन्न ग्रंथियों से स्रावित, जो कि एक केमिकल के रूप में होते हैं और हमारे शरीर की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर, जैसा नाम से पता है क्या है, मानव में रासायनिक समन्वय यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल्स के द्वारा समन्वय कैसे होता है मानव में। तो कुल मिला के हम अगर बात करें तो हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करेंगे। अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है, उसमें कौन कौन सी ग्रंथियां आती हैं और उन ग्रंथियों के हार्मोन्स के द्वारा हमारा शरीर किस प्रकार क्रियाओं को इफेक्ट करता है। वास्तव में हम एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो मैंने नीचे भी लिखा है ब्रैकेट में एंडोक्राइनोलॉजी यानी अंतःस्रावी विज्ञान। तो अंतःस्रावी विज्ञान को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात है अंतःस्रावी तंत्र क्या है, तो इसको हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। यानी अंतःस्रावी तंत्र क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का पूरा जो सिस्टम है उसको हम एंडोक्राइनो सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एंडोक्राइनो सिस्टम। और इसका जो अध्ययन है अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन अंतःस्रावी विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतःस्रावी विज्ञान, जिसे हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। तो बात समझ में आई। अंतःस्रावी तंत्र किसमें आ रहा है, जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो है बारे में हम पढ़ेंगे। और अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है, अंतःस्रावी विज्ञान, एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो परिभाषा आती है एंडोक्राइनोलॉजी क्या है, अंतःस्रावी विज्ञान। यदि मान लीजिए अंतःस्रावी विज्ञान के साथ अगर मस्तिष्क भी जुड़ जाए, मस्तिष्क के द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं तंत्रिका अंतःस्रावी विज्ञान। तो ध्यान से समझना एक एक चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आप सभी के लिए। और मैं आप बता देना चाहता हूं, जो विद्यार्थी 11वीं क्लास के अंदर हैं, यहाँ पर ये हमारा चैप्टर जो है
29 चैप्टर है, जबकि आप 11वीं क्लास में आप इसको देखेंगे तो ये चैप्टर जो है कौन सा है, ध्यान रखना 11वीं क्लास के अंदर मैं बता देना चाहता हूँ ये चैप्टर नंबर 22 लास्ट का चैप्टर है। तो ये बात ध्यान से समझ लीजिए सभी 12th के स्टूडेंट्स भी और 11th के स्टूडेंट्स से भी मैं कहना चाहूँगा हमारे ये चैप्टर दोनों क्लासेज में चलेगा इस बार, क्योंकि इस बार एनसीईआरटी जो सिलेबस है वो लागू हो गया है राजस्थान बोर्ड में। तो एनसीईआरटी में 11वें चैप्टर के अंदर है मानव में रासायनिक समन्वय, ठीक है, 11वीं क्लास में 22वें चैप्टर में है मानव में रासायनिक समन्वय, जबकि 12th क्लास में कौन से चैप्टर में है, 29 के अंदर। तो बात समझ में आ गई। तो ये दोनों चीजों को ध्यान रखेंगे आप। तो हम बात कर रहे थे तंत्रिका अंतःस्रावी विज्ञान, इसको हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, तंत्रिका अंतःस्रावी विज्ञान यानी मस्तिष्क के द्वारा मस्तिष्क व अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन, ठीक है, मस्तिष्क के द्वारा जो नियंत्रण हो रहा है, ठीक है, मस्तिष्क द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो नियंत्रण किया जाता है उसे तंत्रिका अंतःस्रावी विज्ञान में पढ़ते हैं। तो मस्तिष्क ही कंट्रोल करेगा अंतःस्रावी ग्रंथियों को और अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारी क्रियाओं को नियंत्रित है। तो कुल मिलाकर दो शब्द हैं यहाँ पर, एंडोक्राइनोलॉजी का अर्थ है अंतःस्रावी विज्ञान का अध्ययन, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन, और न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, न्यूरो यानी हमारा नर्वस सिस्टम यानी मस्तिष्क भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। अब बात आती है यहाँ पर एंडोक्राइनोलॉजी यानी तंत्रिका स्रावी विज्ञान का जनक कौन है। पहला क्वेश्चन बनता है हमारा तंत्रिका स्रावी विज्ञान का जनक, ठीक है, एंडोक्राइन, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है भाई, ये है थॉमस एडिसन। पढ़ेंगे हम पूरा डिटेल से। थॉमस एडिसन कौन है, तंत्रिका, ठीक है, तंत्रिका स्रावी विज्ञान, सॉरी इसको हम अंतःस्रावी विज्ञान यानी फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन को हम यानी अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहते हैं। तो यहाँ से तीन चीजें थी। अब हम बात करते हैं, पहले अंतःस्रावी ग्रंथियों को पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं। तो ध्यान रखना ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं हमारा टॉपिक ग्रंथियों के प्रकार, ठीक है, ग्रंथियों देख लो, चला लो, पूरा चलाओ, बस 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो ग्रंथियों के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। तो ग्रंथियों के प्रकार में हम देखते हैं 3 प्रकार की प्रमुख ग्रंथियां होती हैं। 3 प्रकार की प्रमुख ग्रंथियां होती हैं। नंबर 1 अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी है बहिस्रावी ग्रंथि, तीसरी है मिश्रित ग्रंथि, जिसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं। तो सबसे पहले ग्रंथियों के बारे में समझ लीजिए। 3 प्रकार की जो है ग्रंथियां हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, तो ये देखिए नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। कैसी ग्रंथियां होती हैं? नलिका विहीन। जबकि यहां पर क्या होता है? नलिकाएं होती हैं दोनों प्रकार। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं वो अपने स्राव को सीधा रक्त में डालती हैं। अपने स्राव को सीधा रक्त में डालती हैं। रक्त शरीर के अंदर का भाग है, ध्यान रखना, इसीलिए अंतःस्रावी बोलते हैं। ठीक है, अपने स्राव को शरीर से बाहर त्यागती हैं, ठीक है, या छोड़ती हैं। इनका स्राव हार्मोन कहलाता है। इनका स्राव हार्मोन कहलाता है। जबकि इनका स्राव जो हम बात करें, इनका स्राव या तो स्वेद हो सकता है, यानी पसीना, ठीक है, दुग्ध हो सकता है, मोम हो सकता है, तेल आदि, लार भी हो सकती है, लार, ठीक है, एटसेट्रा। इसके अलावा भी हम कई जो है इसके अंदर विशेष प्रकार की जो है यानी नलियां हैं। ये नलियां विहीन है, यहाँ नलियां होती हैं। तो दोनों में अंतर जो है आपको स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। जबकि मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है वो उसमें दोनों ही प्रकार के लक्षण होते हैं, अंतःस्रावी के भी और बहिःस्रावी के। यहाँ अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो भाई एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर उदाहरण की हम बात कर रहे हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि में आप जानते हैं पीयूष ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, थायराइड, पैराथायराइड, अधिवृक्क, जनन ग्रंथियां, जनन ग्रंथियों में हम पढ़ते हैं वृषण है, अंडाशय है। ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल हैं। यहाँ अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप देखिए स्वेद, तो पसीने की ग्रंथियां स्वेद ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, ठीक है। इसके अलावा दूध है तो उसमें क्या होगी? स्तन ग्रंथि होगी, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोम, तो मोम ग्रंथि, जिसको हम सेरुमिन ग्रंथि भी कहते हैं, सेरुमिन ग्रंथि। कान के अंदर होता है ना कर्ण मोम, तो सेरुमिन ग्रंथि। तेल ग्रंथि, तेल ग्रंथि, ठीक है, लार ग्रंथि। ये सभी ग्रंथियां जो हैं तमाम ये बहिःस्रावी ग्रंथि हैं। यहां पर हम बात करें तो अंतः और बाह्यस्रावी दोनों के गुण पाए जाते हैं। अंतः प्लस बाह्य स्रावी दोनों के गुण पाए जाते हैं। यानी कुछ पार्ट तो इनका अंतःस्रावी होता है और कुछ पार्ट बाह्यस्रावी होता है। इसमें बेस्ट एग्जांपल जो हम लेते हैं वो है अग्नाशय, अग्नाशय, पैंक्रियाज,
अग्नाशय हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है। अंतःस्रावी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे हम यहाँ पर जो है लैंगरहैंस की दीपिका, लैंगरहैंस की दीपिका। इसमें हम पढ़ेंगे इंसुलिन हार्मोन पढ़ेंगे, इंसुलिन। इसके अलावा हम पढ़ेंगे ग्लूकागॉन। तो ये तो क्या हुआ, अंतःस्रावी पार्ट हुआ, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है इसका बहिस्रावी, वो हम पढ़ चुके हैं। ध्यान है आपको, हमने किस में पढ़ा था, पाचन तंत्र में पढ़ा था। पाचन तंत्र में अग्नाशयी, अग्नाशयी हार्मोन, ठीक है, एंजाइम। तो ये पाचन में मदद करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। पाचन क्रिया में मदद करते हैं अग्नाशयी हार्मोन, जो कि कहां पर आते हैं, आंत्र के अंदर आते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि का पार्ट कौन सा होगा, लैंगरहैंस की दीपिका, जिसमें इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर। पाचन के अंदर ये वाला पार्ट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये दोनों का काम कर रही है, इसलिए इसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं। शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित प्रकार की होती है, दैट इज अग्नाशय। अंतःस्रावी ग्रंथियां वो होती हैं जिनमें नलिका नहीं होती है, डक्ट्स नहीं होती है, ठीक है। बहिस्रावी ग्रंथि वो है जिनमें डक्ट्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं। अब नलिका यहाँ नहीं है अंतःस्रावी में, तो सीधी सी बात है, अपने स्राव को, क्योंकि ग्रंथि है तो कोई ना कोई स्राव छोड़ेगी। तो जिनका जो स्राव होता है उसको हमने नाम दिया हार्मोन्स। विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स हम पढ़ेंगे, जैसा हम पढ़ते हैं पीयूष ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं। तो ये सभी हार्मोन्स चूंकि नलिका नहीं है तो कहाँ छोड़े जाएंगे, रक्त के अंदर छोड़े जाएंगे। किसमें छोड़े जा रहे हैं, रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर छोड़े जाते हैं। तो भैया ब्लड के अंदर सीधे छोड़ दिए जाते हैं, ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, तो ये पूरे शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो नली की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए इनको हम अंतःस्रावी कहते हैं, क्योंकि रक्त शरीर के अंदर का भाग है, ठीक है। इनका स्राव हार्मोन कहलाता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, बहुत सारी ग्रंथियां हम पढ़ेंगे सभी को। तो ये वाला पार्ट हमारे चैप्टर का मुख्य भाग होगा। बहिस्रावी ग्रंथि में नलिकाएं होती हैं, जैसा हमने पढ़ा स्तन ग्रंथियां तो नलिका के द्वारा जो है दूध बाहर निकलता है, उनका स्राव। पसीने की ग्रंथियां हमारी त्वचा में होती है, बाहर निकालती है पसीने को, ठीक है। सेरोमिनल ग्रंथियां हैं तो आप देख रहे हैं कान के अंदर कर्ण, नलिका के अंदर बाहर जो है सेरोमिन को निकालती हैं। इसी तरह से हम बात करें तो लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां हमारे मुख के अंदर है, जो पाचन में हमने पढ़ी थी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। तो वो लार नलिकाओं के द्वारा लार को मुख गुहा में डाल रही हैं, यानी पाचन में मदद कर रही हैं। तो सभी ग्रंथियों में क्या है, नलिकाएं हैं, डक्ट्स हैं, और डक्ट के माध्यम से अपने स्राव, यानी जो स्राव क्या होगा इनका, या तो पसीना होगा, या दूध होगा, या मोम होगा, तेल होगा, लार होगी, इन सभी को वो अपने शरीर के बाहर निकाल रही है। अब आप कहते हैं साहब आहार नाल के अंदर कोई चीज डाल रही है तो वो बाहर कहाँ है, भाई आहार नाल शरीर के बाहर का हिस्सा है, ध्यान रखना, आपको पहले भी बता चुके हैं। क्योंकि आहार नाल एक ऐसी नली है जिसकी एक ओपनिंग मुख है, एक गुदा है, और ये शरीर के बाहर एक पाइप है। शरीर के अंदर एक पाइप पड़ा है, लेकिन अंदर शरीर के बिल्कुल बाहर इसका अटैचमेंट नहीं है। इसके अंदर से जो भोजन पच जाता है उसको फिर बाद में रक्त में अवशोषण किया जाता है। तो ये बहिस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। तो इस प्रकार 3 तरह की ग्रंथियां होती हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है, जिसमें हम अंतःस्रावी विज्ञान यानी एंडोक्राइनोलॉजी क्या है, जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं। इसके जनक को हम कहते हैं थॉमस एडिसन, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इन ग्रंथियों के बारे में बताया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, और उनके अंदर सबसे पहले पीयूष ग्रंथि और फिर उसके बाद नेक्स्ट अन्य ग्रंथियों को। तो आज की वीडियो से संबंधित क्वेश्चंस, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि
कौन सी है। तो इस प्रकार 3 क्वेश्चंस आज की वीडियो में आपको मिलेंगे, तो देखते रहिए हमारी वीडियो को। आपके क्वेश्चन के आंसर कमेंट में आ जाने चाहिए, मैं लगातार आपकी क्वेश्चंस की जो है प्रतिक्रिया का जवाब दूंगा। देखता हूँ कौन कौन स्टूडेंट्स जो है हमारी वीडियो को देखकर और क्वेश्चनों के आंसर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।